बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है क्योंकि आज हम इसमें जानेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट किस बला का नाम है। आपने अक्सर औक़ात टीवी और अखबारात में देखा होगा कि पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये पार्टी इस इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आई है या ये पार्टी जो है इस वक्त डील करने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो आम आवाम जो है वो ये जानना चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या। अक्सर लोग इसको फ़ौज के साथ लिंक करते हैं और कुछ लोग इसको रियासती इदारों के साथ मिलाते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में इसको क्लियर कट समझने की कोशिश करेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्या है और कैसे काम करती है। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपने मेरा इंट्रो सुन लिया होगा। हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। आप आसान अल्फाज में आवाम के लिए समझाएं ताकि आवाम इसको समझ सके। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ा अहम टॉपिक जो है आज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है और ये यकीनन हर इंसान जानना चाहता है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का हमारी सियासत में इतना अमल दखल हो चुका है कि कोई भी जो सियासी जमात है या सियासतदान है वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर अपनी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि इसके अगर आप ये एक इंग्लिश का वर्ड है, अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, तो इस्टेब्लिशमेंट से ये लफ्ज़ निकला है। इससे मुराद वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो फाक में एक फेडरल सेक्रेटरी होते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो ब्यूरोक्रेसी के तबादले करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट आप समझ लें कि एक रियासती इदारों का मजमुआ है, नाम है, जिसमें आपकी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, आपके पार्लियामेंट, आपका जो अफवाज पाकिस्तान है और किसी हद तक मीडिया, जो चार स्तून है रियासत के, उन्हीं को अगर आप किसी हद तक कहें तो वो एक मिलजुल कर, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें जो है वो अफसरशाही जिसको कहते हैं, तो ये सब मिलकर एक इस्टेब्लिशमेंट का नाम इनको दिया जा सकता है। लेकिन इसमें आगे जैसे आपने कहा कि कुछ लोग पाक फ़ौज को समझते हैं, तो पाक फ़ौज इसमें एक इकाई है। इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में एक इदारा पाक फ़ौज का भी है और पाक फ़ौज भी पूरी नहीं। हमारा पाक फ़ौज का आपको पता लाखों में, हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है उनकी तादाद लाखों में है। तो पाक फ़ौज से मुराद यहाँ हमारी जो इंटेलिजेंस के फ़ौज के इदारे हैं वो मुराद है। जैसे हमारा ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, जो कि मुल्क के दिफा के लिए अपनी सरगर्मियाँ करती है, अंदरूनी बैरूनी दिफा के लिए। इसी तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस है कि जो एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क है उसको आर्मी की हाई कमांड तक पहुँचाती है। तो बेसिकली जो है ये अफवाज पाकिस्तान के ये इदारे हैं। इसमें ISPR की भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 इदारे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें बाकी जो फ़ौज है उसका किसी तरह का भी हाथ नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो जो भी हुकूमतें बनाई जाती हैं, गिराई जाती हैं, उसमें यानी आप ये ISI की किसी हद तक आप कह सकते हैं, बाकी इसमें किसी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। आपने 4-5 इकाइयों का नाम लिया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसमें अदलिया भी है और आपका ब्यूरोक्रेसी भी है, फ़ौज या ISI का जो आपने नाम लिया। तो क्या इनके बीच में भी पावर की स्ट्रगल होती है कि कौन ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नुमाया तौर पर किरदार अदा करता है? अक्सर लोग और सियासतदान गेट नंबर 4 का जिक्र करते हैं, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? जी मोहसिन साहब, बिल्कुल। माजी में कुछ इसी तरह की इनके अंदर सब इकाइयाँ जो थी वो बराबर की उसमें पावर में उनका शेयरिंग था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ रियासती इदारे हमारे कमज़ोर हो गए। पार्लियामेंट हमारी जो है, जिसमें सेनेट और नेशनल असम्बली है, ये इदारे कमज़ोर हो गए। हमारा मीडिया जो बहुत किसी दौर में ताकतवर समझा जाता था, आज हमारा मीडिया बहुत हद तक कमज़ोर, काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। और मैं दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि मीडिया को नकेल डाल दी गई है तो वो गलत ना होगा। मीडिया को नकेल डाली गई और ज़रूरी थी। इस तरीके से अदलिया जो है वो बहुत पावरफुल किसी दौर में रही थी और हुकूमतों को, हुक्मरानों को नाअहल करना, हुकूमतों को गिराना, तो अदलिया का अभी भी इसमें किरदार है। और लेकिन इनकी टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज होती रहती है। चीफ जस्टिस जिस तरह की शख्सियत बनती है, अगर वो सियासी माइंड रखने वाले चीफ जस्टिस है तो वो थोड़ा सा इसको ज़्यादा पावरफुल, जैसे जस्टिस साकब निसार का किरदार आपने देखा कि फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। और कुछ चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे हैं कि जो अपने दौरे जो चीफ जस्टिस का उनका टेनोर था उसमें उन्होंने बड़ी साफ़ सुथरी अदलिया के वक़ार को बुलंद किया। लेकिन जो मेरे ख्याल से इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हम हरफ आम में इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, तो मिलिट्री का जो है वो इसमें किरदार इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट का नाम ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो फ़ौज इसमें जो इदारे मैंने जिनका जिक्र किया है वो इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल किरदार अदा कर रहे हैं।
चलें शाहिद साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने ये क्लियर कर दिया इस्टेब्लिशमेंट का। तो अब हम ज़रा इसके अगराज़ व मकासद के बारे में जानते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है या दीगर बैनुल-अक़वामी जो मुल्क हैं वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाई जाती है और इसी तरह अपना किरदार अदा करती है? जी मोहसिन साहब, इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में तकरीबन ये इदारे हैं जो मुल्क की सलामती को और उसको मॉनिटर करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये एक जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका जो बुनियादी काम है वो मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो इस्टेब्लिशमेंट कोई भारतीय या अमेरिका का या इसराइल का इदारा नहीं है जिसको हम कोई एंटी पाकिस्तान समझते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के मुहिब वतन लोग हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क की सलामती के दामन है। वरना अगर हम सियासतदानों पे इस मुल्क को छोड़ दें, सियासी जमातों पे छोड़ दें, तो ये कब से इस मुल्क को बेच कर लंदन और अमेरिका और बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके होते। तो ये इस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर मुल्क की सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों सरहदों की मुहाफ़िज़ है। शाहिद साहब, आपने यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लिंक किया कि सबसे पावरफुल इकाई इसमें इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो बहुत से सियासतदान ये एतराज़ करते हैं कि फ़ौज का काम और मिलिट्री का काम तो सरहदों की हिफाजत करना है, ना कि पार्लिमानी अमूर और सियासत, मुल्की सियासत के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। तो आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं? जी मोहसिन साहब, बिल्कुल। ये अक्सर आवाम भी ये सवाल करती है कि जी फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है, वो सियासत में क्यों मुदाखलत करते हैं। तो ये बड़ा अहमकाना सा उनका सवाल होता है और नादान लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। देखिए, फ़ौज हमारी है, फ़ौज में हमारे भाई हमारे बेटे हैं। ये कोई दुश्मन की फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। और आप देखें, पाकिस्तान के तकरीबन हर फैमिली का कोई ना कोई नौजवान फ़ौज के अंदर अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, चाहे वो निचले लेवल पे, सिपाही लेवल पे या ऊपर ऑफिसर लेवल पे। तो फ़ौज हमारी अपनी है, फ़ौज के अंदर हमारे अपने भाई हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो मैं इसकी मिसाल अक्सर अपने उन नादान जो अक्सर मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने घर के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड, आजकल आपको पता है कि हर घर के बाहर तकरीबन जो एलीट क्लास है या जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्होंने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, कारोबारी इदारों ने, इवन पार्लियामेंट के बाहर भी सिक्योरिटी स्टाफ है, कौमी असम्बली का, सेनेट का। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट में, जैसे हमारे मुल्क में पहले कई दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, कराची एयरपोर्ट के ऊपर, कामरा बेस के ऊपर, अपना APS आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हमले हुए हैं, तो क्या जो अगर वहाँ पे पार्लियामेंट में कल को कोई दहशतगर्द घुस आए और वो अंदर फायरिंग शुरू करके अरकान असम्बली जो वहाँ अंदर बैठे हैं उनके ऊपर हमलावर हो जाएँ और सिक्योरिटी वाले जो है वो बाहर सिर्फ गेट के ऊपर अपनी ड्यूटी जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देते रहे और अंदर से आवाज़ें पार्लियामेंट वाले पार्लियामेंटेरियन मारें कि जी हमें बचाओ बचाओ, और फ़ौज के जो सिक्योरिटी इदारे वो कहें जी नहीं, हमारा तो काम बाहर गेट पर आपका हिफाजत करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। या सिक्योरिटी गार्ड घर के बाहर है, घर के अंदर आग लग गई है या घर के अंदर कोई झगड़ा हो गया, तो सिक्योरिटी गार्ड कहे जी मेरा तो काम है गेट के बाहर आपके घर की हिफाजत करना है। तो अगर घर में आग लगी है तो सिक्योरिटी गार्ड अपना गेट छोड़कर घर के अंदर आग बुझाने के लिए घर वालों के साथ मिलकर वो आग को बुझाएगा। तो फ़ौज का भी यही किरदार है कि फ़ौज सरहदों की मुहाफ़िज़ ज़रूर है, लेकिन अगर फ़ौज सरहदों से पाकिस्तान की सलामती को, बका को, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन मुल्क के अंदर एक खाना जंगी शुरू हो जाए, मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना या सूबाई तअस्सुब का जो और इस तरह के जो हमारे अक्सर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं मुल्क के अंदर, तो अगर फ़ौज सिर्फ वही बाहर सरहदों पर रहे और मुल्क आपका अंदर से सारा जो है वो खोखला हो जाए और तबाह हो जाए, उसकी इकॉनमी तबाह हो जाए, मईशत तबाह हो जाए। आपको पता है स्टॉक मार्केट मुल्क के अंदर एक बम धमाका हो जाए तो स्टॉक मार्केट जो है हज़ारों पॉइंट नीचे आ जाती है। तो फ़ौज का मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी दोनों सरहदों की मुहाफ़त है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फ़ौज सिर्फ जो है वो सरहदों की मुहाफ़त है। फ़ौज मुल्क की एक एक घर की एक एक हमारी, जो हम आज रात को हर पाकिस्तानी बेफ़िक्र सोता है, आपकी नींद पूरी करता है, उसे ये एक यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज जो है वो रात को जाग रही है और कोई दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना भारत हम पे हमला कर सकता है, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से हम पे कोई हमला आवर हो सकता है। तो ये एक जो है ना एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तानी जो फ़ौज पाकिस्तान है, चाहे वो बड़ी फ़ौज है, बहरी फ़ौज है या एयरफोर्स है, ये सब हमारे हैं और ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो इसलिए ये सवाल गलत है, मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तो फ़ौज को पूरा हक़ है कि मुल्क के रियासती इदारों की और मुल्क की इकॉनमी की और मुल्क की जो सियासी एक पहिया चल रहा है हुकूमत का, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे।
ऐसा बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नाज़रीन जो हमारे देख रहे होंगे उनको अब तक काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो कैसे काम करती है और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। शाहिद साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो अक्सर हुकूमतें बनाने और गिराने में इल्ज़ामात जो हैं वो सारे इस्टेब्लिशमेंट पे लगते हैं कि जी ये हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पावर में आई है या इसको इस्टेब्लिशमेंट ने गिरा दिया, तो ये कितना किरदार होता है इस्टेब्लिशमेंट का इसको हुकूमत को बनाने और गिराने में, और क्या वाकई ही ये ऐसा है या सिर्फ ये एक इल्ज़ाम ही है? देखिए मोहसिन साहब, ये बड़ा प्यारा सवाल है और इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा किरदार इसमें सियासतदानों का है, अपना है। सियासतदानों की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करती हैं। सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो अपोजिशन उनकी हुक्मरानों की टांगें खींचती है, जब हुक्मरान अपोजिशन में आते हैं तो वो अपोजिशन जब हुकूमत में जाती है उसकी टांगें खींचते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सियासी जमातों की और सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ हैं, जिसकी वजह से आज इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में इतनी मजबूत हो गई है। क्योंकि तमाम सियासतदान, अगर मैं आपको थोड़ा सा 1990s में ले जाऊँ या 80s में ले जाऊँ तो आप देखें कि ऊपर नीचे बेनज़ीर की और नवाज शरीफ की जो हुकूमतें बनी तो वो 2-2 साल के अरसे के बाद, 3-3 साल के अरसे के बाद उनको घर भेज दिया गया और वो उनकी आपस की लड़ाइयाँ होती थी। मियाँ साहब कभी नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बने और बेनज़ीर साहबा कभी नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में। तो ये बुनियादी तौर पर लेग पुलिंग का एक था खेल जो 1999 में मुशर्रफ साहब के मार्शलात तक जारी रहा। 1988 में ये खेल शुरू किया गया और 1999 में इस खेल को ख़त्म किया। इसमें 2 बार नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया गया, 2 बार बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट को गिराया गया। तो ये बुनियादी तौर पे सियासतदानों की लड़ाइयाँ थी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ किरदार अदा किया। और आज अगर मैं बात करूँ कि मुशर्रफ साहब का जो मार्शल था उसके बाद, क्योंकि फ़ौज के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई, मुशर्रफ साहब का जो मार्शल का दौर था उसमें वकला के साथ जो उनकी और सुप्रीम कोर्ट के साथ, जुडिशरी के साथ जो महाजराई चली जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ, तो उसमें थोड़ा सा फ़ौज को बैकफुट पर जाना पड़ा क्योंकि मुल्क के अंदर एक बहुत फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत की फ़िज़ा बना दी गई। तो वहाँ पे फिर फ़ौज ने अपनी पॉलिसी को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया और उसके बाद अगर आप देखें मुशर्रफ साहब के जाने के बाद 2008 से ऑनवर्ड अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो इसमें आपको एक नई इस्टेब्लिशमेंट नज़र आई, नई पॉलिसी के साथ, नए तरीके के साथ। तो जो पहले असम्बलियाँ तोड़कर हुकूमतें घर भेजी जाती थी, अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जो मुंतखब हुकूमत होगी, जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब जिसको करेंगे, वो अपना जो 5 साल आइनी दौर है, दौर हुकूमत है, उसको पूरा करेगी वो सियासी जमात। और लेकिन अगर मैं इसको आपको पिछले जो तीन गवर्नमेंट्स गई हैं, जिसमें 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी और उससे पहले 2002 में जो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की गवर्नमेंट बनी, अगर मैं ये तीन, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली 3 हुकूमतें हैं जिसमें असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की। यानी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी की, उनकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी ने भी अपनी 2008 से लेकर 2013 तक अपनी आइनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने भी अपनी आइनी मुद्दत की। लेकिन इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी, जो कि पॉलिसी, मैंने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, वो ये थी कि ये तीनों हुकूमतें 5-5 साल तो चली, लेकिन ये तीनों हुकूमतें 2-2 प्राइम मिनिस्टर के साथ चली। कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट थी उसमें पहले वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, जिनको 3-3.5 साल के बाद हटा के और शौकत अज़ीज़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उसमें पहले 4 साल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिला के राजा परवेज़ अशरफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और लेकिन आइनी मुद्दत 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पूरी की। उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो 4 साल नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा किया, लेकिन 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको पनामा केस में घर भिजवा दिया गया। तो 1 साल के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब ये था कि असम्बली मुद्दत पूरी कर रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब वो अपनी इख्तियार से तजावज़ करता है या प्राइम मिनिस्टर को गलत काम करता है तो इस्टेब्लिशमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है, या आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, अब जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है तो एक तो इसका, मैंने जैसे कल के प्रोग्राम में कहा था कि हो सकता है PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है या इमरान साहब की जो एक नाजायज़ बेटी है बैरून मुल्क,
उस केस में इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए और उसकी जगह कोई और पीटीआई का जो सीनियर लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या इन अवस्थे तब्दीली ला के जैसे हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से कुछ जमातों को तोड़कर और PMLN को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलाकर तो एक नई गवर्नमेंट को तश्कील दे दी जाए, लेकिन असम्बली यही रहेगी और 2023 तक ये अपना टेन्योर पूरा करेगी। जी नाज़रीन, तो हम अपने प्रोग्राम का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक तफसीली प्रोग्राम है और काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन इसमें चलेगी। तो मज़ीद तफसीलात हम पार्ट 2 में करेंगे। उसके लिए आप हमारा जो पार्ट 2 है इस प्रोग्राम का वो मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में। अल्लाह हाफ़िज़।